हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का। उसको स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आपको कुछ भी किसी भी पार्ट में आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे तब हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। आप 6th क्लास से पढ़ते आए हैं, राइट? किस चीज़ के बारे में? शेयरिंग के बारे में, पावर के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में आप बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब हम इसी के बारे में और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, लोकतंत्र। ठीक है, जो हमने पिछले साल आपने क्लास 9th में भी सबसे पहला चैप्टर आपने व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी पढ़ा होगा, राइट? तो हम उसी का ही आगे अब हम बढ़ रहे हैं उससे कि डेमोक्रेसी जो है वो हर एक ऑर्गन, जो गवर्नमेंट का हर एक ऑर्गन है, उस पे नहीं रहती सारी की सारी डेमोक्रेसी की पावर। ठीक है, क्या होता है? शेयरिंग होता है। आपका जो पावर है वो सिर्फ एक ही ऑर्गन के पास नहीं है, हर में बटी हुई है। तो वो वही कह रहे हैं। आगे शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे दो कहानियां, जिसमें से बेल्जियम और श्रीलंका की। ओके, बेल्जियम एक बहुत छोटी सी कंट्री है यूरोप में। ठीक है, इवन जो हमारा हरियाणा है, इंडिया में जो हरियाणा है उसकी भी छोटी है, वो बहुत छोटा एरिया है आपका बेल्जियम। तो उसका बॉर्डर लगता है फ्रांस से, नेदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से। उसकी पॉपुलेशन कितनी बोली हुई है? उसकी पॉपुलेशन है 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़। और अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। ये हमारा क्या है? हमारा तो स्टेट से कंपैरिजन हो रहा है कि हरियाणा में आधी पॉपुलेशन है 1 करोड़। ठीक है, उतनी ही पॉपुलेशन कहाँ पर है? आपकी बेल्जियम में। जो एथनिक कॉम्पोजिशन है इस कंट्री का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है? वहां पे 59% फ्लेमिश रीजन के हैं जो डच बोलते हैं, और 40% जो है वो वेलोनिया रीजन के हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी जो 1% बच्चा वो बेल्जियम के लोग वो क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल में 80% लोग बोलते हैं फ्रेंच, बाकी के 20% बोलते हैं डच। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। अब जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो रिच और पावरफुल है। दिस वॉज रिप्रेजेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसके पास है आई इकोनॉमिक डेवलपमेंट? बताओ, हमने अभी पढ़ा किसके पास आई? आपकी ये आई डच स्पीकिंग कम्युनिटी के पास। ठीक है, फ्रेंच के पास नहीं, डच स्पीकिंग कम्युनिटी के पास। And education much later. This led to tension between Dutch speaking और French speaking. यही होता है। क्या 1950s 1960s के दौरान क्या हुआ? डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो दोनों कम्युनिटीज हैं उनके बीच क्या हो गई? टेंशन बढ़ गई इसी चीज को लेकर। ठीक है, वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसल्स। जो ब्रसल्स है ना, वहां पे ज्यादा ये चीज प्रॉब्लम हुई। क्या हुई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो डच स्पीकिंग थे ना वो मेजॉरिटी में थे, पर माइनॉरिटी में थे कहाँ? कैपिटल में। समझ आ रही है बात? कंट्री में तो मेजॉरिटी में है, पर कहाँ पे माइनॉरिटी में है? कैपिटल में ही माइनॉरिटी में है। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब हम इसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? श्रीलंका से, जो एक आइलैंड है ना, आइलैंड नेशन है। आगे चलते हैं। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल। जितने हरियाणा में है 2 करोड़, उतने ही यहाँ पर हैं। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। तो यहाँ पे भी आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे सिंहला स्पीकर्स हैं 74%, तमिल स्पीकर्स हैं 18%। ठीक है, अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप। देखो तमिल में भी क्या किया उन्होंने? 2 सब ग्रुप है वहां पे। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री,
ठीक है, तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स 13%, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, श्रीलंकन तमिल्स। जो बाकी के हैं, फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया, इंडिया से आए, तो उनको हम इंडियन तमिल्स कहते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, आप मैप से भी देख सकते हो कि श्रीलंकन तमिल आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको मैप दिखा रखा होगा, तो वो वही दिखा रहे हैं, नहीं ये आपका बेल्जियम, ये है आपका श्रीलंका, यस ये है आपका श्रीलंका, ठीक है। इसमें दिखा रखा है, देखो सेनालीज कितने हैं, ठीक है, आप ये देखिए श्रीलंकन तमिल कितने हैं, और इंडियन तमिल देखो थोड़े यहाँ हैं, थोड़े यहाँ, थोड़े यहाँ, ऐसे थोड़े थोड़े अलग अलग बटे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द सेनला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, जो ज्यादातर सेनला बोलते हैं वो कैसे हैं, उनका रिलीजन है बुद्धिस्ट। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम्स, ज्यादातर क्या है, तमिल्स हिंदू हैं या फिर मुस्लिम्स हैं, और उसमें से 7%, ठीक है, वहां के लोगों में 7% जो क्रिश्चियंस हैं वो या तो तमिल है या फिर क्या है, वो दोनों हैं, तमिल और सिन्हला दोनों। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस, जैसे इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज, ले सकती है, आराम से ले सकती है ना, किस पर, फ्रेंच लोगों पर या जर्मन लोगों पर, वहां पे कम है बोलने वाले। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर, तो इसी से क्या जगता है, आपका कम्युनिटीज का इश्यू जगता है, जो बीच में क्या लड़ाइयां होती है, कम्युनल फाइट्स, ये सब। दिस कुड लीड टू वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अब आप खुद देखिए, अभी हमने श्रीलंका का मैप देखा, उसमें अलग अलग जगहों पर है, राइट, तो अलग अलग जगहों का बंटवारा कैसे करोगे, करना बहुत मुश्किल है, ये सब चीजें बस बोलना आसान है कि बंटवारा कर दो हमारा, बट दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger territory and could impose its will on the entire country. बिल्कुल सही बात है, अब मेजोरिटी में तो सिंहला है ना, तो वो अपना रूल चलाए, बट ऐसा है नहीं। श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री बना आपका 1948 में, हमारे एक साल बाद। लीडर जो थे सिन्हला कम्युनिटी के, उन्होंने सिक्योर की डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, अपनी मेजोरिटी के ही बेसिस पर उन्होंने क्या, उन्होंने डोमिनेंस दिखाई अपनी कि हम हैं ऊपर। इससे क्या हुआ, जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अडॉप्टेड, उसने मेजोरिटेरियन मेजर अडॉप्ट किया, किसका, सिंहला सुप्रीमेसी दिखाने का। अब देखिए हमने अभी पढ़ा कि देखिए सिंहला क्या है, सिन्हला आपके देखिए मेजोरिटी में है, राइट, तो ये जो मेजोरिटी में है इसको हमने बोलते हैं मेजोरिटेरियन, ठीक है, क्या है ये, मेजोरिटेरियन। इन 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें रिकॉग्नाइज किया क्या सिन्हला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज, सिर्फ और सिर्फ सिन्हला को, तमिल को किया ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी स्टार्ट करी, जिसमें क्या था, उन्होंने सिन्हला एप्लीकेंट्स को क्या दिया, पोजीशंस दी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट जॉब्स में। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना जिसमें क्या बुद्धिज्म के बारे में होगा, ठीक है, प्रोटेक्शन मिलेगी। पर ये सब ठीक बातें हैं नहीं, ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, ये एक के बाद एक आती रही। और इसमें क्या हुआ, अब देखिए दूसरी कम्युनिटी तो है ही ना, वहां से वो चली तो नहीं गई, नहीं, राइट, वो तो है ही वहां। तो क्या हुआ कि फिर आया श्रीलंकन तमिल्स को गुस्सा, एलियनेशन मतलब बिल्कुल उनको अलग कर देना, तो उनको अलग ही तो कर रहे थे ना। जब सिन्हला कोई क्या गवर्नमेंट जॉब्स मिल रही हैं, यूनिवर्सिटी में काम मिल रहा है, सब कुछ उनको मिल रहा है, तो तमिल्स को क्यों नहीं। They felt that none of the major political party led by Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. जो सिन्हला लीडर्स थे वो बिल्कुल भी ना एक होता है ना एक सॉफ्ट स्पॉट होना दूसरी लैंग्वेजेस के लिए, वो था ही नहीं कभी तमिल्स के लिए। उनको क्या लग रहा था, उनको ये फीलिंग आई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसी भी उनको एक
इक्वल राइट्स नहीं दे रहे हैं, उसके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उनके इंटरेस्ट्स को क्या करा जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है. एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन सिन्हला एंड तमिल कम्युनिटीज ट्रेंड ओवर टाइम. बस अब ये चीज अगर होती रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है ओवर द टाइम लोग और बढ़ते रहेंगे. जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने लॉन्च की पार्टी और उसमें स्ट्रगल्स देखे, रिकॉग्निशन हुए किसके, तमिल के. वहां से जब उन्होंने देखा ना, पार्टीज लॉन्च करी और कितने उन्होंने स्ट्रगल्स देखे किस चीज के लिए, सिर्फ अपनी लैंग्वेज को एक ऑफिशियल बनाने के लिए. फिर उसके बाद उन्होंने बोला हमें रीजनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें हमें भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनको ही क्यों सिर्फ. पर उनकी डिमांड को दूर करते रहे और उनकी डिमांड को हमेशा क्या खारिज करते रहे. 1980s में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी. ठीक है, उन्होंने क्या डिमांड किया, हमें एक तमिल अलग से दो भाई, तमिल स्टेट इन नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, उन्होंने ये रख दिया. The distrust between two communities turned into widespread conflict. तो ये दोनों की वजह से ना क्या हुआ, बहुत ज्यादा ना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही रहा, कॉन्फ्लिक्ट कम नहीं हुआ, एक बार भी बढ़ता ही रहा. और फिर ये बन गई सिविल वॉर. बहुत दोनों सिविल वॉर, देखिए सिविल वॉर आप ऐसे समझ, जैसे एक होती थी कोल्ड वॉर, एक हुई थी कोल्ड वॉर, अब यह है सिविल वॉर. सिविल वॉर क्या है, जहाँ पे आप हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं. कोल्ड वॉर में आप हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते. ठीक है ना. तो सिविल वॉर में क्या हुआ कि बहुत लोग मरे. ठीक है, बोथ कम्युनिटी, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी के मरे, दोनों तरफ के मरे. और बहुत सारी जो फैमिलीज थे उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, दूसरी कंट्रियों में जाना पड़ा रेफ्यूजी बनकर. और ये कितनी गलत बात, तुम अपनी खुद की कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना पड़ रहा है, इतने बदतर हाल कर दिए उनके. श्रीलंका's excellent record of economic development, education and health. ठीक है, but the civil war had caused a terrible setback. अब आपने इकोनॉमिक्स की बुक में आपने शायद अभी पढ़ लिया होगा श्रीलंका के डेवलपमेंट के बारे में, जो एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब के बारे में. बट ये जो सिविल वॉर हुआ ना, उसकी वजह से हुआ सेटबैक. अब वही बात है, अगर आप वॉर के लिए उतर रहे हो तो पैसा तो चाहिए, राइट. आपको बंदूकें खरीदनी पड़ेंगी, है ना. फिर वहां पे जा रहे हैं, उनका खाना भी तो खरीदना होगा, तो बहुत पैसा लगता है वॉर को करने के लिए. तभी बोलते हैं वॉर इज नेवर द सॉल्यूशन. ये कभी भी कोई सॉल्यूशन वॉर नहीं हो सकता, आपको बातचीत से हमेशा सॉल्व करनी चाहिए चीजें. तो इस वजह से क्या हुआ, अब वो पूरी कंट्री को क्या एक सेटबैक हो गया, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो या इकोनॉमिक लाइफ हो, सब में क्या हो गया, एक सेटबैक हो गया. अब हम चलते हैं बेल्जियम पर. जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया. उन्होंने एग्जिस्टेंस डिफरेंस और कल्चर डाइवर्सिटी को क्या दिया, एक रिकॉग्निशन दिया. 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अमेंड किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार. ठीक है, कि सब एक साथ रहे, लिव टुगेदर विद इन द सिटी. उसमें ऐसा उन्होंने चीजें डाली कि सब एक साथ रहे. तो जो अरेंजमेंट था ये बहुत डिफरेंट काम आया और बहुत इनोवेटिव था. ठीक है, क्या क्या बोला इसमें, पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, इक्वालिटी. हमारा जो सबका जो संविधान है वो ऐसा ही होना चाहिए, जो क्या दिखाए, समानता दिखाए, समता दिखाए. बट ये चीज श्रीलंका में नहीं थी. तो वो वही कह रहे हैं कि वहां पे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में डाला कि जितने नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग होंगे उतने ही डच स्पीकिंग होंगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में. सम स्पेशल लॉज रिक्वायर सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक. हर एक लिंग्विस्टिक का क्या हो, एक मेजोरिटी मेंबर्स हो. दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली. मतलब कोई अकेला नहीं ले पाएगा डिसीजन, कम्युनिटी सबको मिलके ही लेने पड़ेंगे, है ना. तो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि जो बहुत सारी पावर्स है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है. दो रीजन ऑफ द कंट्री, दो रीजन जो है कंट्री के, उनको किसको दिया है, स्टेट्स को दिया है आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है. तो और देखिए लास्ट लाइन क्या कह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है
वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है, मतलब उसके नीचे नहीं आती है। आगे थर्ड पॉइंट कि ब्रसल्स को एक सेपरेट गवर्नमेंट दी गई है जहां पे दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। फ्रेंच स्पीकिंग को एक्सेप्ट किया जाएगा इक्वल रिप्रेजेंटेशन किसमें, ब्रसल्स में, बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज आपके दिखाई इसमें इक्वालिटी, राइट। दोनों को क्या मिल रहा है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। डच को कहाँ मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। फ्रेंच को कहाँ मिल रहा है, आपकी ब्रसल्स में। तो ये आपको क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे दिखाई कि इन्होंने देखो क्या रास्ता अपनाया है इक्वालिटी का। उन्होंने दोनों कम्युनिटी में फाइट नहीं क्या किया, दोनों कम्युनिटी को एक साथ लेके चले। जबकि श्रीलंका में क्या हुआ, फाइट हुई, कम्युनल कितनी फाइट्स हुई है वहां पर इसी वजह से। फोर्थ पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। वहां पे तीसरी तरह की भी गवर्नमेंट है जिसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। उसको कौन इलेक्ट कौन करता है, जो उस लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है। डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, वो कहीं के भी हो सकते हैं। This government has the power regarding cultural, educational and language related issues. इसमें तीन तरह की क्या है पावर दी गई है, कल्चरल, एजुकेशनल और जो भी लैंग्वेज से, जो आपकी भाषा है उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज उठ रहे हैं उसके बारे में भी इसमें बात होती है। अब अब आप देखोगे जो ये बेल्जियम का जो ये मॉडल है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है ना, बहुत थोड़ा बहुत तो है, देखिए कॉम्प्लिकेटेड, ऑब्वियस सी बात है, कहीं सेंट्रल की बात हो रही है, कहीं ओनली फ्रेंच, तो कॉम्प्लिकेटेड तो है। तो वहां के लोगों के लिए भी है ये चीज कॉम्प्लिकेटेड, बट ये अरेंजमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। They help to avoid civic strife between two major communities and a possible division of the country on linguistic lines। देखिए क्या कह रहा है कि भाषा, भाषा के बेसिस पे जो बंटवारे हो रहे हैं वो नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, अब इसकी बात भी नहीं उठती है। और वो क्या कह रहे हैं कि जो लड़ाइयाँ कम्युनल फाइट्स वो भी नहीं हो रही हैं। When many countries of Europe came together to form European Union, Brussels was chosen as its headquarter। तो हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम में, ठीक है। What do we learn? हमने क्या सीखा इन दो कहानियों से, हमने ये देखा दोनों क्या है, डेमोक्रेसी, दोनों है डेमोक्रेसीज, येट इन दोनों के पास एक पावर शेयरिंग की क्वालिटी, क्वेश्चंस अलग अलग हैं, है ना। कहीं पे जो क्वेश्चंस उठ रहे थे उसका आंसर कुछ और मिला, और कहीं पे जो क्वेश्चंस उठ रहे थे उनका आंसर कुछ और मिले, राइट। बेल्जियम में जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या रियलाइज किया कि जो यूनिटी है कंट्री की वो कैसे पॉसिबल होगी, जब हम एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे दूसरी कम्युनिटी में और दूसरे के रीजन्स में, है ना, तभी क्या होगा, एक एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट निकलेगा। वरना क्या होगा, वही तोड़ तोड़ कि हमें अलग भारत दो, वही वाली बात है ना, भारत बोल रही हूँ मैं, बट कि हमें कोई दूसरी कंट्री दो, फिर हमें दूसरी कंट्री, हमें दूसरी कंट्री, हमें ये हिस्सा चाहिए, हमें वो हिस्सा, ये कोई ठीक बात थोड़ी हुई, है ना। तो श्रीलंका ने दूसरी चीज दिखाई, उन्होंने ये दिखाया कि एक मेजोरिटी जो कम्युनिटी है ना वो फोर्स करेगी दूसरी कम्युनिटी को, जबकि वो शेयर नहीं करेगी अपनी पावर, ठीक है। और इससे क्या होगा, इसमें एक कंट्री में बंटवारा दिखेगा बंटवारा। अब वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, देखिए दो डिफरेंट सेट ऑफ रीजन कैन बी गिवन। पहला क्या है, जो पावर शेयरिंग है वो अच्छी चीज है, क्यों, क्योंकि वो एक कॉन्फ्लिक्ट उठ सकता है, जो कोई लड़ाई उठ सकती है उसको वो रोक देती है, ये पॉसिबिलिटी वो आने ही नहीं देती। अब सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या बढ़ जाते हैं, वायलेंस में तब्दील हो जाते हैं कभी कभी, है ना। एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, एकदम से पीएम को हटा दिया, एकदम से प्रेसिडेंट को हटा दिया, दूसरे आ गए, ये चीज ठीक नहीं है ना। पावर जो है आपकी, पावर शेयरिंग जो है वो एक स्टेबिलिटी दिखाती है, वो किसी के भी हिस्से में हो सकती है स्टेबिलिटी, वायलेंस नहीं होगा, आपके पॉलिटिकल ऑर्डर सही रहेगा, है ना। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर may look like attractive option। देखिए ये दिखेगा तो अच्छा कि हम अपना राज चलाएंगे, वो भी हमारी तरह ही काम करेंगे, बट ये एक यूनिटी नहीं बनाए रखता। एक ना एक दिन
एक ना एक दिन तो उनको भी गुस्सा आएगा ना, वो भी बोलेंगे हमें तो नहीं करना भाई, हम तो नहीं मान रहे। वही बात है, जैसे हम इंडिया का एग्जांपल, इंडिया में हर चीज हुई है। तो इंडिया में जब आए आपके ब्रिटिशर्स, कुछ टाइम बाद हर एक कम्युनिटी क्या हुई थी, यूनाइट हो गई थी इंडिया में, कि हमें अब भाई नहीं, हम अपने एक दूसरे से लड़ने से अच्छा हम इनसे लड़ें, हम इनको हटाएं यहाँ से और हम अपनी जगह वापस लें। तो वही बात है, अगर आप ये करोगे कि हाँ नहीं हम मेजोरिटी में तो हमारा ही रूल चलेगा, तो जो माइनॉरिटी वाली वो एक ना एक दिन अपनी आवाज उठाएगी और दंगल होंगे फिर, है ना, गलत काम होंगे। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. अब आप खुद देखिए, tyranny कोई अपनी तानाशाही चलाएगा, कोई अपनी तानाशाही अगर चलाएगा तो कुछ टाइम में तो उसको लगेगा मेरी सब बात मान रहे हैं, पर एक ना एक दिन तो माइनॉरिटी भी आगे आई, है ना, और फिर उससे क्या होगा, जो मेजोरिटी है उसकी भी तो अब छवि खराब हो ही जाएगी ना। अब दूसरा क्या है पॉइंट, दूसरा एक डीपर रीजन है कि पावर शेयरिंग क्यों है अच्छी। पावर शेयरिंग ना एक जो डेमोक्रेसी है ना उसकी स्पिरिट है, ठीक है, स्पिरिट है डेमोक्रेसी की पावर शेयरिंग। जो डेमोक्रेटिक रूल है उसमें क्या बोला जाता है कि हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे पावर को। कभी जब हमने सिक्स सेवन्थ एट में भी जब हमने ये चीजें पढ़ी हैं, तो हमने क्या पढ़ा है, आपने एट में भी ये चैप्टर पढ़ा है कि हम क्या करते हैं कि एक इंसान को हम सारी पावर क्यों नहीं देते कि वो कहीं क्या ना कर दे, मिसयूज ना कर दे। इसलिए हमारी डेमोक्रेसी क्या बोलती है कि हमेशा पावर क्या है, शेयर होगी, ठीक है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, उनसे पूछा जाना चाहिए तुम कैसा गवर्न चाहते हो, राइट। तभी तो लोग खुद ही चुनते हैं ना अपना, जिसको भी वो वोट देते हैं वो खुद ही चुनते हैं उसको, कि हम उसको वोट क्यों दे रहे, क्योंकि आपकी और उसकी शायद आइडियोलॉजी क्लिक कर रही हो, राइट। तो इस वजह से आप उसको वोट दे रहे हो। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या है, जहां पर जो सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट करके क्या लाते हैं, एक सिस्टम लाते हैं। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल, ठीक है। प्रूडेंशियल का मतलब होता है कि बहुत ही ना सोच समझ के फैसला लेना, ठीक है, और दूसरा मॉरल के बेस पे लेना। While prudential reasons stress the power sharing will bring out better outcome, moral क्या बोलती है कि एक वैल्यूएबल चीज कर रहे हैं। पावर शेयरिंग क्या है, एक वैल्यूएबल चीज है ना। अब हम ये सारा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, हाँ थोड़ा ही है, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो कि आपको ये चीज समझ नहीं आई, इस पेज में ये पैराग्राफ समझ, तो आप पूछ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करें।